जो उसकी वेल्थ का एक बड़ा चंक था वो मिला एक मिस्ट्री वुमन। बिल गेट्स को एसटीडी हो गया था और एप्स्टीन ने उसके लिए एंटीबायोटिक्स अरेंज किए। बिल क्लिंटन ने 16 बार फ्लाइट ली थी जेफरी एप्स्टीन के प्लेन में। एक्चुअली इन सब लोगों को लड़कियां चाहिए थी, यंग, इनएक्सपीरियंस। हर एक बेड के पास मशीन्स लगी थी और वहाँ के कैबिनेट अडल्ट टॉयज जैसे कि वाइब्रेटर्स इनसे भरे हुए थे। इलॉन मस्क खुद उस आइलैंड की वाइल्ड पार्टीज का हिस्सा बनना चाहते थे। मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर एक जेल जो लोकेटेड थी मैनहट्टन आइलैंड पर, और इस जेल के एक हिस्से में बंद था जेफरी एप्स्टीन। ये बात है अगस्त 2019 की। इस टाइम पर इस जेल में एक मेजर इशू चल रहा था। तो प्रॉब्लम थी यहाँ के टॉयलेट सिस्टम की, जो काफी टाइम से ओवरफ्लो कर रहा था। इतना कि यूरिन एंड फीकल मैटर प्रिजनर्स के सेल के अंदर आ चुका था और अब इस पूरी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा बदबू आने लगी थी। चूहे, कॉकरोच हर कोने में थे। इस जेल के हर एक सेल में 2 कैदी होते थे जिनको 2 गार्ड हर घंटे मॉनिटर करते थे। और फिर 10 अगस्त को एज यूजुअल गार्ड सारे ही प्रिजनर्स को खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। कैदी डोर तक आता और फिर वो खाने को जेल के अंदर पुश कर देते, लेकिन एक कैदी बार बार बुलाने पर भी खाना लेने नहीं आता। दोनों गार्ड उसे बार बार आवाज लगाते हैं, अपना खाना ले लो, पर कोई मूवमेंट नहीं, कोई आवाज नहीं। वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं। और तब गार्ड को कुछ डाउट होता है। वो इस जेल को अनलॉक करके अंदर जाते हैं। वो शख्स सीलिंग से लटका हुआ था। तुरंत मेडिकल इमरजेंसी को बुलाया गया एंड जेफरी एप्स्टीन वाज डिक्लेयर्ड डेड। 10 अगस्त 2019 सुबह के 7:36 जेफरी मर चुका था। और इस टाइम पर जब उसकी डेथ हुई तब वो 66 इयर्स का था। इस जेल में वो टोटल 36 दिन के लिए था। एक आदमी जिस पर हजारों एलिगेशंस थे वो मर चुका था और इसका अथॉरिटीज ने ये रीजन दिया कि उसे ब्रोकन टॉयलेट्स और यूरिन की स्मेल से प्रॉब्लम थी। वो इसे हैंडल नहीं कर पाया और इसीलिए उसने खुद की जान ले ली। पर लोगों की थ्योरीज अलग थी। लोगों का मानना था कि कोई इतना पावरफुल उसकी लिस्ट में था जिसे शायद ये डर था कि कहीं वो उसके सीक्रेट्स लीक ना कर दे, और इसीलिए उसे मरवा दिया गया। जेफरी वही इंसान था जो एक टाइम पर न्यूयॉर्क के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंसेस में रहता था, एक 9 मंजिला टाउन हाउस में जिसका साइज था 51,000 स्क्वायर फीट, और उस टाइम पर इसकी वैल्यू थी $51 मिलियन, यानी कि 460 करोड़ के अराउंड। और अंदर ये किसी राजमहल से कम नहीं था। इट वॉज मैसिव। ये लोकेटेड था न्यूयॉर्क के सबसे एक्सक्लूसिव एरिया में, अपर ईस्ट साइड पर, लग्जरी से भरा हुआ। सर्वाइवर्स ने बाद में बताया कि ये घर सिर्फ रहने के लिए नहीं था, ये इनके ऑपरेशंस का मेन सेंटर था। यहीं पर यंग लड़कियों को बुलाया गया, इवन अंडर एज गर्ल्स जो 12 या 14 साल की थी। यहाँ पर लड़कियों को 2 तरीके से रिक्रूट किया जाता था, या तो मसाज के नाम पर या फिर मॉडलिंग असाइनमेंट के नाम पर, जिसके डिटेल्स हम फर्दर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस मेंशन के सभी हिस्सों में सिक्योरिटी कैमरास लगे थे, इवन बेडरूम्स में और वॉशरूम्स में भी। इस घर के किसी भी हिस्से में अगर कोई है तो एप्स्टीन उसे देख सकता था। इस मेंशन में पॉलिटिशियंस आए, बिजनेस लीडर्स आए। बाहर से ये घर स्टेटस का सिंबल था, लेकिन अंदर ये डर का इकोसिस्टम था। पता नहीं मसाज के नाम पर कितनी लड़कियों को असॉल्ट किया गया, रेप किया गया। इट वॉज रियल हेल। और ये सिर्फ एक एसेट नहीं था एप्स्टीन के पास, इसके अलावा भी बहुत कुछ था। अ मैंशन इन पाम बीच, अपस्केल कॉन्डो इन पेरिस, अ हाउस इन ओहायो, टोटल ऑफ 5 प्लेन्स एंड 1 हेलीकॉप्टर, अ बोइंग 727, जिसमें वो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को लेकर अफ्रीका गया था, 2 फोर्ड F-150, 2 हार्ले डेविडसन बाइक्स, अ लैंड रोवर, अ बोट 34 फीट, और इसके अलावा 150 करोड़ का फार्म न्यू मैक्सिको में। और फिर आता है उसका मेन आइलैंड, एक छोटा सा आइलैंड जिसे बाहर के लोग एक पैराडाइज समझते थे। ये एप्स्टीन के नेटवर्क का सबसे ज्यादा सीक्रेटिव हिस्सा था। यहाँ था उसका मेन मैंशन, गेस्ट विलास, हेलीपैड और प्राइवेट बीचेस। इस आइलैंड का एक्सेस सिर्फ उन लोगों को था जिन्हें एप्स्टीन अलाउ करता था, और ये लोग आते थे प्राइवेट जेट्स में।
या तो हेलीकॉप्टर्स में। और इस आइलैंड पर एक अजीब सा स्ट्रक्चर था, एक डोम शेप का बिल्डिंग जिसे जेफरी टेम्पल कहता था। इसको लेकर भी कई थ्योरीज हैं। लोगों का कहना है कि वहाँ अंडर एज बच्चों का सेक्रीफाइस होता था। इसी आइलैंड से लड़कियों को भेजा जाता था लंदन, पेरिस, स्पेन, जहाँ इन्हें सेक्स एक्ट्स के लिए फोर्स किया जाता। यहाँ पर एप्स्टीन क्रेजी प्राइवेट पार्टीज थ्रो करता था, जहाँ पर बुलाया जाता था पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों को। इसमें 70 लोगों का स्टाफ था जो यहाँ के केयर टेकर्स थे। एप्स्टीन ने इसे 125 करोड़ में खरीदा और बहुत सारा पैसा इसकी रेनोवेशन में खर्च किया। साल 2019 में इसकी वैल्यू थी 532 करोड़ और ये वही साल था जब एप्स्टीन ने जेल में खुद की जान ले ली। अगस्त 8, 2019, 2 days before death, जेफरी ने अपनी विल को अपडेट किया था। शायद उसे पता था कि वो मरने वाला है। लिविंग बिहाइंड $600 मिलियन, 5,000 करोड़ से भी ज्यादा, $50 मिलियन टू हिज लॉयर, $25 million to his accountant, $10 million to children of Norwegian diplomat, $10 million to Ghislaine Maxwell। लेकिन जो उसकी वेल्थ का एक बड़ा चंक था वो मिला एक मिस्ट्री वुमन को। $50 मिलियन और 2 कैरिबियन आइलैंड्स, उसका मैनहट्टन टाउन हाउस, उसका पेरिस वाला अपार्टमेंट, हिज न्यू मैक्सिको रैंच, 33 कैरेट की डायमंड रिंग and 48 loose diamonds. All this to his last girlfriend, कैरीना शिलक, जो एक डेंटिस्ट है, and his last girlfriend। वो एप्स्टीन से 2010 में मिली और तब वो 20 साल की थी। 2008 में एप्स्टीन को कन्विक्ट किया गया था बच्चों को प्रोस्टिट्यूशन में लाने के लिए। 2012 में कैरीना ने एप्स्टीन को लिखा था, "You are the purest man out of all men"। एनीवेज, तो ये लड़की एप्स्टीन की मेन बेनिफिशियरी है। ये विल उसने लिखी थी 8 अगस्त 2019 को। उसके नेक्स्ट डे अगस्त 9, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर सेल में 2 लोग होते थे। एप्स्टीन के साथ जेल में था इफ्रॉन। इफ्रॉन ने एप्स्टीन को मना किया था कि वो खुद की जान ना ले, लेकिन अगस्त 9 को इफ्रॉन को उस सेल से निकालकर किसी और सेल में डाल दिया गया और फाइनली अगस्त 10 को जेफरी एप्स्टीन ने खुद की जान ले ली। और उसके बाद कुछ बहुत अजीब हुआ। जेल सुपरवाइजर ने बाद में स्टेटमेंट दिया कि यहाँ का स्टाफ बॉक्सेस और शीट कलेक्ट करके एक बॉडी टाइप स्ट्रक्चर बनाता है जिसे व्हाइट वैन में लोड किया गया था और उसके ऊपर लिखा था टू मेडिकल एग्जामिनर। दिस वॉज नॉट द एक्चुअल बॉडी। एक्चुअल बॉडी को बाद में ब्लैक वैन में लोड किया गया एंड इट लेफ्ट अननोटिस्ड। ये सब फाइल्स में डॉक्यूमेंटेड है। FBI इंटरव्यू मेमो डेटेड 16 अगस्त 2019। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जनवरी 30, 2026 को 3.5 मिलियन पेजेस रिलीज किए जो रिलेटेड हैं जेफरी एप्स्टीन से, जिसमें करीब 1,80,000 इमेजेस और करीब 2,000 वीडियोस हैं। इसको आप हिस्ट्री का लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट रिलीज कह सकते हैं। दिस इंक्लूड ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप। नाउ लेट्स टॉक कि किस पर कितनी सीरियस एलिगेशंस है। उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ क्योंकि इन फाइल्स में बहुत ज्यादा डेटा है, काफी सारे लोगों के नाम हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन अनवेरिफाइड है। प्लीज नोट कि इन फाइल्स में नाम होने का मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन क्रिमिनल है, पर उनके नाम, फोटोज इन फाइल्स में हैं क्योंकि उनकी लाइफ में एक ऐसा टाइम था जब वो एप्स्टीन के क्लोज थे। विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट विद बिल गेट्स। आप सब जानते ही हैं कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर हैं एंड वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। इन फाइल्स में मेजरली ईमेल पर किए गए डिस्कशंस हैं। जेफरी एप्स्टीन के मेल बॉक्स के ड्राफ्ट फोल्डर में एक मेल था। ये मेल लिखा गया था बिल गेट्स को, पर ये कभी सेंड नहीं किया गया। आप इसकी लैंग्वेज पर गौर फरमाएं। इस मेल का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें एप्स्टीन कहना चाहता है कि बिल गेट्स को STD हो गया था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, और एप्स्टीन ने उसके लिए एंटीबायोटिक्स अरेंज
लॉन्च किए और उनकी वाइफ के लिए भी, ताकि उसे ना पता चले कि उनका हस्बैंड रशियन लड़कियों के साथ सोता है। अब ये तो क्लियर नहीं है कि इस मेल को कभी सेंड किया गया या नहीं। और फरवरी 4 को बिल गेट्स ने अपने डिफेंस में कहा कि ये मेल उसने कभी सेंड नहीं की और इसमें दिए सारे एलिगेशंस गलत हैं। उन्होंने लिखा, आई वॉज फुलिश टू स्पेंड टाइम विद हिम, आई अपोलोजाइज, आई रिग्रेट। मैं सिर्फ वहाँ डिनर पर जाता था, मैं कभी आइलैंड पर गया ही नहीं और कभी किसी औरत से नहीं मिला। लेकिन बिल गेट्स की वाइफ का कुछ अलग ही कहना था। मेलिंडा फ्रेंच गेट्स, जो अब बिल गेट्स की एक्स वाइफ हैं, उनसे जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि इस न्यूज के बाद उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने कहा सैड, पर इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ कि मैं इन सब चीजों से दूर हो गई। अब इन सारे सवालों के जवाब मेरे एक्स हस्बैंड को देने होंगे, मुझे नहीं। बिल गेट्स की वाइफ ने उन्हें बिल्कुल भी डिफेंड नहीं किया। हाँ, क्लियरली नहीं बोला, बट इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोल दिया। इनफैक्ट उन्होंने एक लाइन बोली, इट ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ सम वेरी वेरी पेनफुल टाइम्स इन माई मैरिज। उन्होंने जर्नलिस्ट को ये भी बताया कि वो जेफरी से एक बार मिली थी और उन्हें पता था कि ये इंसान बहुत डर्टी सोच वाला है। लेकिन उनके हस्बैंड बिल गेट्स 3 साल तक इप्स्टीन से मिलते रहे, इवन तब भी जब इप्स्टीन को कन्विक्ट कर लिया गया था, जब पूरी दुनिया को पता चल गया था कि वो सही इंसान नहीं है। द नेक्स्ट वन, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप का नाम इन फाइल्स में हजारों बार है। FBI के इंटरव्यू मेमो 2021 के अकॉर्डिंग, एक विक्टिम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ग्लेन मैक्सवेल के पास एक पूरी कैटलॉग थी लड़कियों की, जो वो ट्रंप को दिखा रही थी। और फिर वो ट्रंप को एक लड़की की फोटो दिखाती है और कहती है शी इज अवेलेबल। ट्रंप ने कभी आइलैंड को विजिट किया या नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, बट मैक्सवेल का लड़कियों की इमेजेस ट्रंप को दिखाना, दिस इज वेरी सस्पिशियस। ग्लेन मैक्सवेल ने मारा लागो से भी एक लड़की को हायर किया था और ये ट्रंप की प्रॉपर्टी थी, which again raises suspicions. ट्रंप ने इन सभी एलिगेशंस को डिनाई किया, इन सभी स्टेटमेंट्स को फेक बताया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन ने 16 बार फ्लाइट ली थी जेफरी इप्स्टीन के प्लेन में, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा खुलासा है। 2006 में जब इप्स्टीन को अरेस्ट किया गया और उसे बिल क्लिंटन के बारे में पूछा गया, उस टाइम पर जेफरी चुप रहा। ही इन्वोक्ड 5th अमेंडमेंट, जो उसे चुप रहने का राइट देती है। अक्टूबर 2009 के एक मेल में पैगी सिग्नल ने लिखा था कि जब वो जेफरी के आइलैंड पर गई थी, उस टाइम पर बिल क्लिंटन और जेफ बेजोस भी वहाँ प्रेजेंट थे। बिल क्लिंटन ने भी इन सभी एलिगेशंस को डिनाई किया। नेक्स्ट इज पीटर मेंडोलिन, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम नॉर्दर्न आयरलैंड। फाइल्स में इसका नाम बार बार दिखता है, 5000 से भी ज्यादा बार। एंड ही इज द ओनली पर्सन इन द होल वर्ल्ड जिनका नाम इस फाइल में है और जिस पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। जेफरी के बर्थडे पर इसने उसे लिखा था माई बेस्ट पाल, और इन दोनों के बीच सिर्फ लड़कियों की बातें नहीं हुई। पीटर ने अपनी गवर्नमेंट का सीक्रेट डेटा जेफरी को ट्रांसफर किया। इसके अलावा पीटर की फाइल्स में एक फोटो है जिसमें उसने एक अंडरवेयर पहना है और वो वन ऑफ द विक्टिम के साथ नजर आता है। विक्टिम की फोटो और नाम को कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। फेब 2026 में पीटर ने लेबर पार्टी से रिजाइन कर दिया और इसी मंथ उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी रिजाइन किया। एक्चुअली देयर आर सो मेनी नेम्स, मैं सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट नेम्स डिस्कस कर रही हूँ। सो नेक्स्ट इज प्रिंस एंड्रू। एंड्रू रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस फाइल्स में एंड्रू की ऐसी फोटोज हैं जिनको देखकर उनकी खुद की फैमिली को शर्म आ जाए। एक फोटो में एक लड़की हेल्पलेस फ्लोर पर गिरी हुई है और एंड्रू उसके ऊपर, और वो उसके स्टमक को टच करता हुआ नजर आता है। फोटो को मैंने थोड़ा ब्लर करके डाला है, पर शायद आपको समझ आ गया होगा। एक मेल में जेफरी ने एंड्रू को लिखा, शी इज 26, Russian, clever, beautiful, trustworthy, and she has your mail. सितंबर 2010 में एंड्रू ने एक मेल भेजा, डिनर एट बकिंगम पैलेस, लॉट्स ऑफ प्राइवेसी, और इप्स्टीन ने रिप्लाई किया, वी नीड टू हैव प्राइवेट टाइम। एक फोटो में एंड्रू वर्जीनिया जिफ्रे के साथ दिखता है। वर्जीनिया जिसे ग्लेन मैक्सवेल ने मारा लागो से रिक्रूट किया था और फिर उसे लंदन भेजा गया एंड्रू के पास, जहाँ पर उसे सेक्स
असॉल्ट किया गया। वर्जीनिया ने खुलकर अपने इंटरव्यूज में ये सब बातें बताई और फिर कुछ टाइम बाद वर्जीनिया की अनटाइमली डेथ हो गई। अ मिस्टीरियस एक्सीडेंट। अक्टूबर 2025 में एंड्रू से सारे ही रॉयल टाइटल्स छीन लिए गए। नेक्स्ट इज इलॉन मस्क। इन फाइल्स के रिलीज होने से पहले सितंबर 2025 में इलॉन ने कुछ क्लेम किया था। उसने अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था, एप्स्टीन चाहता था कि मैं उसके आइलैंड पर जाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन जब ये फाइल्स सामने आई तो कुछ और ही पता चला। नवंबर 25, 2012 जेफरी ने इलॉन को एक मेल भेजा। आपके साथ कितने लोग हेलीकॉप्टर से आइलैंड पर आएंगे? हाउ मेनी पीपल यू विल बी फॉर हेली टू आइलैंड? हेली मीन्स हेलीकॉप्टर, और जिस आइलैंड की बात की गई है वो है लिटिल सेंट जेम्स। इलॉन ने रिप्लाई किया, तलूला एंड मी, मतलब वो और उनकी वाइफ तलूला। और फिर बेहद क्यूरियोसिटी से इलॉन ने जेफरी से पूछा, व्हाट डे और नाइट विल बी दी वाइल्डेस्ट पार्टी ऑन योर आइलैंड? और फिर इसी साल क्रिसमस के टाइम पर इलॉन ने फिर से जेफरी को एक मेल भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि मैं बहुत ज्यादा काम कर चुका हूँ, थक चुका हूँ, एंड नाउ आई वांट टू लेट लूज, पर मुझे कोई पीसफुल पार्टी नहीं चाहिए। अब इन सारे मेल से यही क्लियर होता है कि इलॉन मस्क खुद उस आइलैंड की वाइल्ड पार्टीज का हिस्सा बनना चाहते थे। नेक्स्ट इज स्टीव टिश, जो कि एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर है। 2013 में वो जेफरी को मेल करता है और एक लड़की के बारे में पूछता है जिसे वो एप्स्टीन के घर पर मिला था। वो लिखता है कि क्या वो लड़की सेक्स वर्कर है या फिर जस्ट नॉर्मल। जेफरी रिप्लाई करता है, सिविलियन बट रशियन। और जब वो पूछता है कि क्या वो सेक्स वर्कर है, तब एप्स्टीन कहता है, नेवर। एक्चुअली इन सब लोगों को लड़कियां चाहिए थी, यंग, इनएक्सपीरियंस्ड, नॉट सेक्स वर्कर्स, प्रेफरेबली वर्जिन। बाद में इन सभी एलिगेशंस को डिनाई करते हुए टिश ने कहा कि वो सिर्फ औरतों के बारे में डिस्कस कर रहा था और वो कभी भी आइलैंड पर नहीं गया, लेकिन ये सब बहुत डाउटफुल है। नेक्स्ट इज सर रिचर्ड ब्रैंसन। एंड गाइज प्लीज एक्सक्यूज मी, क्योंकि इतने सारे नेम्स हैं तो मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी रॉन्ग हो सकती है, लेकिन मैं आपको इन सब के नेम्स और रियल इमेजेस दिखा रही हूँ। तो ये पर्सन रिचर्ड, ये खुद एक बिलियनियर है और इसके पास खुद का आइलैंड है और इसने जेफरी को मेल किया जिसमें ये एप्स्टीन को आइलैंड पर आने के लिए इनवाइट करता है। तो ये लिखता है, एनी टाइम यू आर इन द एरिया वुड लव टू सी यू एज लॉन्ग एज यू ब्रिंग योर हैरम। हैरम इज अ ग्रुप ऑफ विमेन। और क्योंकि ये 2013 की बात है जब जेफरी ऑलरेडी कन्विक्टेड था, तो इसमें रिचर्ड उसे एक एडवाइस देता है कि तुम बिल गेट्स को कहो कि वो तुम्हारा नाम क्लियर करा दे। इन लोगों के अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं। एक डॉक्टर का नाम है पीटर एरिया, जो जेफरी को मेल में लिखता है, मुझे तुम्हारा भेजा हुआ फ्रेश शिपमेंट मिला। और फिर लिखता है कि जिस टाइप की लाइफ तुम जी रहे हो इट्स आउटरेजियस। पैगी सीगल, जो एक फिल्म पब्लिसिस्ट है, 2009 में वो कीनिया जा रही थी और उस टाइम पर वो एप्स्टीन को मेल करती है, कैन ब्रिंग अ लिटिल बेबी बैक फॉर यू और टू, बॉय और गर्ल, एंड दैट इज सिक। मतलब इस फाइल्स में आदमी तो हैं ही, बहुत सारी फेमस औरतों के भी नाम हैं और एक नाम है वुडी एलन। इसका नाम इन फाइल्स में 7000 से भी ज्यादा बार है। 2014 से 2019 तक इसने पूरी 9 फ्लाइट्स ली थी जेफरी के प्लेन में। इस आदमी की एक अडॉप्टेड डॉटर है सुनॉनगी, जिससे इसने बाद में शादी कर ली। तो इसका कैरेक्टर तो आप समझ ही सकते हो। और हैरानी की बात है कि ये सभी लोग इन मेल्स को इतना कैजुअली लिखते थे और लड़कियों को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो किसी मेन्यू का ऑप्शन हो। कुछ मेल्स विक्टिम को भी लिखी गई, जैसे एक विक्टिम को जेफरी ने लिखा, मेक श्योर यू टेक सम एंटीबायोटिक्स बिकॉज यू हैड इट मेनी टाइम्स। फाइल्स के रिलीज होने के बाद भी ये सभी लोग बिल्कुल फ्री हैं और अभी भी 3 मिलियन पेजेस रिवील होने बाकी हैं। उनमें पता नहीं किस किस के नाम होंगे। इवन एप्स्टीन के साथ काम करने वाले 3 मेन कॉन्स्पिरेटर्स के नाम भी सामने नहीं आए हैं। फाइल्स के रिलीज होने के बाद बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सारे विक्टिम्स के नाम को हाइड नहीं किया। उनकी हजारों न्यूड फोटोज सर्कुलेट हुई। आई कैन नॉट इमेजिन हाउ इट वाज डन। सिस्टम ने रियलिटी में इन विक्टिम्स को फेल किया है। 20 साल तक ये डेटा गवर्नमेंट के पास था और स्टिल उन्होंने कुछ नहीं किया। वो चाहते तो एप्स्टीन को 20 साल पहले ही पकड़ा जा सकता था। एप्स्टीन के 3 और कॉन्स्पिरेटर जिनके नाम अभी तक सामने नहीं आए क्योंकि अभी सिर्फ
3.5 मिलियन पेजेस को रिलीज किया गया है। बाकी के 3 मिलियन पेजेस अभी भी हिडन हैं। सो इन टोटल देयर आर 6 मिलियन पेजेस। ये कॉन्स्पिरेटर्स मिलकर एक पिरामिड स्कीम चला रहे थे, जहां पर एक लड़की दूसरी लड़की को रेफर करती थी और फिर वो तीसरी लड़की को, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, एंड देयर वर सो मेनी गर्ल्स इन्वॉल्व्ड। एक टाइम पर जब एप्स्टीन अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के साथ बहुत क्लोज था, उस टाइम पर लोगों को काफी क्यूरियोसिटी थी। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये आदमी कौन है। और तब एक मीडिया हाउस ने अपनी जर्नलिस्ट विकी वॉर्ड को उसका इंटरव्यू लेने भेजा। विकी वॉर्ड का पूरा इंटरव्यू नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में कवर्ड है, इफ यू वांट टू सी। मैं आपको नरेट करूंगी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा एंड इक्वली शॉकिंग। अभी तक विकी को और बाकी लोगों को इतना पता था कि एप्स्टीन एक वियर्ड बिलियनियर है जो हर टाइम यंग लड़कियों से घिरा रहता है। जेफरी की एज उस टाइम पर 40s में होगी और ये सारी लड़कियां जिनके साथ वो हैंग आउट करता था, ये सभी टीनेजर्स थी, बल्कि कुछ तो अंडर 16 थी। जर्नलिस्ट विकी वॉर्ड को एप्स्टीन ने अपने इंटरव्यू में बताया, मैंने तो मिलियंस डोनेट किए हैं टू साइंटिस्ट टू स्टडी दी मिस्ट्री ऑफ ब्रेन। उसने बताया कि उसे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। वो नासा के साइंटिस्ट और नोबेल प्राइज विनर्स को क्लोजली जानता है। इलॉन के साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और उस टाइम के हिसाब से ये बातें सच भी थी। इवन उस टाइम पर ट्रम्प ने कहा था, आई हैव नोन जेफ फॉर 15 years. He is a terrific guy. उसने बताया कि वो स्टीफन हॉकिंग्स के काफी क्लोज है। जेफरी ने स्टीफन हॉकिंग को एक सबमरीन गिफ्ट की थी जिसको मॉडिफाई किया गया था ताकि उनकी व्हीलचेयर उसमें फिट हो सके। उस टाइम पर जब विकी वॉर्ड उसका इंटरव्यू ले रही थी, तब उसने टेबल पर एक बुक नोटिस की, मिसफॉर्च्यून्स ऑफ वर्च्यू। ये बुक एक 12 साल की लड़की के बारे में है जिसे सैडिस्टिक मंक्स अपना कैदी बना लेते हैं, उसे मोनेस्ट्री में रखते हैं और इस लड़की का मल्टीपल टाइम्स रेप करते हैं। और इस पूरी बुक में यही सब है कि मंक्स ने उसे सीलिंग से सस्पेंड किया, उसे नाइफ से डराया, स्टैब किया और यहाँ तक कि उसके ब्लड को कलेक्ट किया। विकी को इनिशियली उतना डाउट नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ यंग लड़कियों ने उसे अप्रोच किया और इन विक्टिम्स ने विकी को अपनी कहानी बताई। और वो कहानियां थी उन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस की जो उन लड़कियों ने जेफरी के साथ सफर की। ये सभी लड़कियां बहुत वल्नरेबल थी, इन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी और इन सब को अलग अलग लड़कियों ने अप्रोच किया एंड दे टोल्ड देम कि अगर थोड़ा पैसा बनाना है तो एक आदमी है, तुम्हें बस उसे मसाज करना है। ये लड़कियां वहां पर गई एंड ऑफ कोर्स इट वाज नॉट अ मसाज। जर्नलिस्ट विकी वॉर्ड बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी क्योंकि वो सब कुछ जानते हुए भी विक्टिम्स की कहानियों को पब्लिश नहीं कर पाई। उसके एडिटर ने साफ मना कर दिया था। इनफैक्ट उसने कहा कि मैं सिर्फ जेफरी को बिलीव करता हूँ, नॉट दीज रैंडम गर्ल्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका दूसरा तरीका था मॉडलिंग के नाम पर लड़कियों को बुलाना। जेफरी ने लेस्ली वेक्सनर के लिए काम किया था, वो उसका फाइनेंशियल एडवाइजर था। लेस्ली वेक्सनर वॉज फिल्थी रिच। वो विक्टोरिया सीक्रेट्स और बाथ एंड बॉडी वर्क्स का मालिक था। लेस्ली की अमीरी का हिसाब आप ऐसे लगा सकते हैं कि उसके पास एक बहुत बड़ा यॉट था, 315 फीट का। स्टैचू ऑफ लिबर्टी 300 फीट है, उससे भी बड़ा। और लेस्ली ने जेफरी को हायर किया टू मैनेज हिज मनी। पर जेफरी इसके अलावा भी लेस्ली के लिए बहुत कुछ करता था। इसने उसकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से उसका पीछा छुड़ाने में भी हेल्प की और जेफरी ने इस दोस्ती का बहुत फायदा उठाया। उसके घर में मल्टीपल फोटोग्राफ्स थी, किसी में वो ट्रम्प के साथ था, किसी में क्लिंटन के साथ और किसी में लेस्ली वेक्सनर के साथ। वो लड़कियों को यही बोलता कि लेस्ली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तुम्हें विक्टोरिया सीक्रेट की नेक्स्ट बिग मॉडल बना सकता हूँ। गिलेन मैक्सवेल, जिसे जेफरी एप्स्टीन की मैडम कहा जाता था, शी वॉज इक्वल पार्टनर इन क्राइम। वो यंग लड़कियों को ग्रूम करती थी ताकि वो हाई प्रोफाइल पावरफुल लोगों को सूटेबल लग सके। वो विक्टिम के टुवर्ड्स बहुत अब्यूजिव थी। कुछ विक्टिम्स का कहना था कि वो उसे जेफरी एप्स्टीन से भी ज्यादा हेट करते हैं। सितंबर 2005 में एक लड़की के पेरेंट्स ने पुलिस को अप्रोच किया था। उनका कहना था कि उन्हें अपनी बेटी के बैग से $200 मिले। वो सिर्फ एक स्टूडेंट है, जॉब भी नहीं करती, तो उसके पास पैसे कहाँ से आए। जब उसके पेरेंट्स ने फोर्स किया तो उस लड़की ने बताया कि वो अपनी फ्रेंड के कहने पर पाम बीच रिजॉर्ट गई थी। उसकी फ्रेंड ने कहा था कि उसे 45 मिनट्स का मसाज देना एंड
एंड वो तुम्हें $200 पे करेगा। लेकिन इस लड़की ने अपने पेरेंट्स को बताया कि उससे ये गलती हुई क्योंकि वो सिर्फ मसाज नहीं था। इस कॉल के अलावा भी कुछ लड़कियों ने पुलिस को अप्रोच किया था डिफरेंट टाइम्स पर, और अब पुलिस के पास टोटल 27 विक्टिम्स के नाम थे। और तब उन्होंने उस मैंशन को विजिट किया। उस पाम बीच रिजॉर्ट को एंटर करते ही लड़कियों की न्यूड फोटोज दिखने लगती हैं। ये घर थोड़ा वियर्ड था क्योंकि इसका कुछ हिस्सा हॉस्पिटल जैसा था। हर एक बेड के पास मशीन्स लगी थी और वहाँ के कैबिनेट अडल्ट टॉयज जैसे कि वाइब्रेटर्स इनसे भरे हुए थे। इवन बाथरूम के आइटम्स की शेप, सोप एंड अदर थिंग्स सबकी शेप प्राइवेट पार्ट्स जैसी थी। वहाँ डर्टी स्टफ की डीवीडीज थी। अब क्योंकि जेफरी का मेंशन कैमरा से कवर्ड था तो वो लड़कियों की न्यूड फोटोज भी लेता था, और हर एक लड़की जो किसी दूसरी लड़की को रेफर करती थी ये उसे भी $200 पे करता था। इसके अलावा ये लड़कियों के लिए ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कराता, उन्हें महंगे गिफ्ट्स देता। कुछ लड़कियां तो उसके साथ रेगुलर रहती थी। यू कैन कॉल देम स्लेव्स बिकॉज दे हैड नोवेयर टू गो। इस टाइम पर जब पुलिस को उस पर डाउट होने लगा था तो उसने एक हैवी अमाउंट पुलिस को दिया इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, $90,000, 81 लाख के अराउंड। 2007 का एक इंटरव्यू डॉक्यूमेंटेड है। ये इंटरव्यू FBI ने लिया था उस हाउस मैनेजर का जो जेफरी के पाम बीच वाले घर को मैनेज करता था। उसका नाम कॉन्फिडेंशियल रखा गया, लेकिन उसने पुलिस को काफी कुछ बताया। उसने बताया कि उसकी कुछ डेली ड्यूटीज थी, जैसे कि सारे ही मसाज के बिल्स को जेफरी के टेबल पर रखना, मैट्रेस के अंदर हमेशा एक गन छुपा कर रखना, एप्स्टीन के मसाज के बाद सब कुछ क्लीन अप करना, सारे ही वाइब्रेटर्स को साफ करना, टॉवल्स को क्लीन करना, कॉन्डोम्स को डिस्पोज करना। उसने पुलिस को ये भी बताया कि जो भी लड़कियां एप्स्टीन के घर आती थी वो काफी यंग थी और कुछ लड़कियां सिर्फ 13 या 14 साल की थी। जेफरी शुरू से ही अमीर नहीं था। He was born poor. ब्रुकलिन में उसका बर्थ हुआ था। एकेडमिक्स में वो काफी अच्छा था एंड he was genius with numbers. देखा जाए तो अपने रास्ते में आने वाली हर एक अपॉर्चुनिटी को उसने कैप्चर किया। जैसे वो बड़ा हुआ वो कॉलेज में मैथ्स पढ़ाने लगा, लेकिन कुछ टाइम बाद इसने ये जॉब छोड़ दी और ये मैनहट्टन के 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक में एज अ ट्रेडर काम करने लगा। यहाँ इसने काफी पैसा बनाया, लेकिन फिर 5 साल बाद इसने इस फर्म से रिजाइन कर दिया क्योंकि पुलिस इस फर्म को इन्वेस्टिगेट करने वाली थी और इसी साल ये फर्म कोलैप्स हो गई। जो भी पैसा जेफरी ने यहाँ से कमाया वो इसने काफी जल्दी खर्च कर दिया और अब इसे कुछ और करना था। इस टाइम पर ये एक औरत से मिला, एना ओब्रॉन, जो एक स्पेनिश एक्ट्रेस और मॉडल थी जिसके फादर ने किसी स्कीम में पैसा लगाया और उन्हें हेवी लॉस हुआ। उसने जेफरी को अप्रोच किया और उसके साथ एक डील की कि अगर तुम इस पैसे को रिकवर करा दोगे तो मैं इसका एक बड़ा चंक तुम्हें दूंगी। जेफरी ने ये रिकवरी कराई और ये इसका पहला बड़ा पेमेंट था। इन लोगों ने जेफरी को रेफर किया और इस तरह ये अमीर लोगों के लिए काम करने लगा। ये उनके लिए नए नए तरीके ढूंढता जिससे वो अपना टैक्स बचा सके और धीरे धीरे ये कुछ अमीर लोगों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। काम के साथ साथ ये हमेशा ब्यूटीफुल लड़कियों को ढूंढता रहता। स्टार्टिंग में ये उन्हें खुद डेट करता। फॉर एग्जाम्पल इसने एक टाइम पर मिस स्वीडन को भी डेट किया और बाद में इसने उन्हें प्रमोट करना शुरू कर दिया एंड ग्रेजुअली ही बिकेम इविल। और यहाँ पर एक और नाम आता है जॉन लूक बर्नाल का। ये भी एक मॉडलिंग एजेंट था जो अंडर एज लड़कियों को हायर करता था एप्स्टीन के साथ मिलकर, और गिलेन मैक्सवेल इन लड़कियों के पासपोर्ट्स अरेंज करती और इन्हें ग्रूम करती और फिर इन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता। ये लड़कियां एप्स्टीन के आइलैंड पर ही रुकती जब तक इन्हें वीजा नहीं मिलता। एस्पायरिंग मॉडल्स को लगता था कि उन्हें काम मिलने वाला है। इन्हीं में से एक विक्टिम को इन्होंने कैलिफोर्निया भेजा था। वो एक स्मॉल एक्ट्रेस थी। उसने बेवॉच में एक छोटा सा रोल किया था। हर नेम वाज क्लारा। वो कैलिफोर्निया के होटल से भाग गई और उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। क्लारा ने बताया कि जब वो उस होटल पहुंची तो वो अमीर बिजनेसमैन उसके कपड़े उतारने लगा। वो किसी तरह वहां से भाग निकली। पुलिस ने क्लारा के स्टेटमेंट्स तो लिए पर अभी भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया। लेटर ऑन जॉन लूक बर्नाल का कहना था कि जेफरी के साथ दोस्ती ने उसके करियर को खत्म कर दिया। उसका कहना था कि उसे जेफरी के साथ दोस्ती बहुत महंगी पड़ी क्योंकि जेफरी की वजह से उसका पूरा करियर खराब हो गया। कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता
और कोई भी उसे गूगल पर सर्च करे तो उसे सिर्फ जॉन लूक से रिलेटेड ट्रैफिकिंग की न्यूज दिखती है। ये ट्रायल जब शुरू हुआ तो जॉन लूक ने जेल में ही अपनी जान ले ली, वैसे ही जैसे फ्यूचर में एप्स्टीन अपनी जान लेगा। पुलिस ने इस केस में काफी कुछ इग्नोर किया क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर था, पर खबरें आनी बंद नहीं हुई। अब पाम बीच के नेबर्स ने भी कंप्लेन करना स्टार्ट किया था। उनका कहना था कि वो इस जगह पर शांति के लिए आए हैं, वो पीसफुली रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ गलत एक्टिविटीज हो रही हैं। वो डेली यंग लड़कियों को, स्कूल गोइंग टीनेजर्स को जेफरी के घर जाते हुए देखते हैं। फाइनली जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो ये केस स्पेशल यूनिट को मिला क्योंकि इसमें काफी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व थे। जोई ली कैरी जो इस केस के मेन इन्वेस्टिगेटर थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी भी डेथ हो गई। उस टाइम पर वो सारे ही विक्टिम्स को ढूंढ रहे थे और उनके स्टेटमेंट्स ले रहे थे। डिफरेंट विक्टिम्स जिनकी कहानी सेम थी। एप्स्टीन को सबसे पहले 2007 में अरेस्ट किया गया। उस टाइम पर एलेक्स अकोस्टा अटॉर्नी था और वही इस केस का फाइनल डिसीजन मेकर था। और इस केस में पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों ने जेफरी की हेल्प की। उन्होंने एलेक्स के साथ मिलकर एक वे आउट निकाला। उन्होंने जेफरी को कहा कि वो सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन के चार्जेस एक्सेप्ट कर ले, और ये फेडरल लेवल पर नहीं हुआ, उसने सिर्फ स्टेट लेवल चार्जेस एक्सेप्ट किए, जिसके लिए उसे 18 महीने की सजा सुनाई गई। अगर प्रॉपर चार्जेस लगे होते तो उस केस में जेफरी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती थी, बट उसे सिर्फ 18 महीने की सजा मिली। एंड ट्रस्ट मी, दिस वाज अ जोक, क्योंकि वो हर दिन 12 घंटे के लिए बाहर जा सकता था, अपने ऑफिस जा सकता था, काम कर सकता था। वो सिर्फ सोने के लिए जेल आता था और जेल भी उसे हाई क्लास मिली थी। एलेक्स अकोस्टा आगे चल के ट्रम्प का सेक्रेटरी ऑफ लेबर बना और उसने 2019 में रिजाइन किया क्योंकि एप्स्टीन का केस फिर से चल रहा था। इन फाइल्स में एक 32 पेजेस का जर्नल है जो एक विक्टिम की डायरी की एंट्रीज हैं। उसकी डायरी की एंट्री के अकॉर्डिंग वो प्रेग्नेंट थी। उसने एप्स्टीन के बच्चे को बर्थ दिया 2002 में और उसने अपनी डायरी में लिखा, I saw beautiful fingers, this tiny head and body, it reached its tiny arm and a tiny foot. उसने अपनी डॉटर को पहली बार फीड कराया, जिसके बाद उस बच्ची को हमेशा के लिए उसकी माँ से छीन लिया गया। उसने लिखा, She is mine, I want her back. इस डायरी के अगले पेज पर उसने अपनी 20 वीक प्रेगनेंसी का स्कैन लगाया और वहाँ उसने लिखा था, She is gone, she won't be coming back. एलिजेडली इस बच्ची को बेच दिया गया, या फिर कुछ इससे भी बुरा हो सकता है। इस विक्टिम ने अपनी डायरी में लिखा था, Why me? मेरे जैसे बाल और आंखें क्यों? और ये सिर्फ एक विक्टिम नहीं थी, और भी लड़कियां थी जिनके साथ एप्स्टीन ने बच्चा पैदा किया था। एप्स्टीन को लगता था कि उसका डीएनए सुपीरियर है और शायद इसलिए वो ऐसा करता था। और भी रीजंस हो सकते हैं, बट राइट नाउ हमारे पास सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है। वर्जीनिया जुफ्रे ने इस इंसिडेंट पर एक बुक भी लिखी थी, नोबडीज गर्ल, जिसमें उसने एक लाइन लिखी थी कि यहाँ पर विक्टिम्स को ट्रेन किया जाता था कि वो इस अब्यूज वाली लाइफ को कैसे सरवाइव करें। जो जितना ज्यादा करेगा उसे उतने ही पैसे मिलेंगे, और अगर किसी ने कंप्लेन की तो जेफरी ने साफ कहा था, बैड थिंग्स विल हैपन। वर्जीनिया ने इसमें अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात की कि वो कैसे सालों तक पीटीएसडी, नाइटमेयर्स, एंजाइटी और डिसोसिएशन को झेल रही थी। उसने ये भी एडमिट किया कि इस टाइम पर हेवी ट्रैंक्विलाइजर्स लेकर वो सिर्फ नॉर्मल जी पा रही थी। उसने लिखा था कि लोग कहते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ सरवाइव करना आ रहा है। आई कैन नॉट एंजॉय एनी मोर। और अप्रैल 2025 में वर्जीनिया की डेथ हो गई। कुछ लोगों ने वर्जीनिया की डेथ को मर्डर बताया, लेकिन इसका अभी तक कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला। गैब्रियल रिको जिमेनेज, जो एक मैक्सिकन मॉडल थी, उसके पास भी जेफरी से रिलेटेड कुछ डेंजरस इंफॉर्मेशन थी और वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रही थी, पर इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था और बाद में उसकी भी मिस्टीरियस डेथ हो गई। इस वीडियो को मैं एक विक्टिम के कोट के साथ एंड करना चाहती हूँ। एक विक्टिम ने लिखा था, हम बचे लेकिन हम कभी नॉर्मल नहीं रहे। और ये केस प्रूव करता है कि अगर तुम अमीर हो और तुम्हारे पास अच्छे कनेक्शंस हैं तो कानून भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।